नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी के लिए आने वाला साल कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसकी झलक अभी से मिलनी शुरू हो चुकी है। शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि उसके मन में संविधान निर्माताओं के लिए कितनी नफरत है। और इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि पर अंतिम यात्रा पे आपने देखा कि मोदी सरकार ने जो ओछापन दिखाया, उस पर भी चारों तरफ से थू थू हो रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों के लिए मात्र 3 कुर्सियां अंत्येष्टि स्थल पर रखी गई थी। उन्हें पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए धक्का मुक्की तक झेलनी पड़ी, जबकि इस दौरान मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे। आइए जरा सबसे पहले पवन खेड़ा को सुनते हैं। यहाँ हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से संबंधित बातें, लेकिन उसके अलावा बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो बिहार से आ रही है, नीतीश कुमार की, और बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी की। ये सब बातें करेंगे, लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल अंतिम संस्कार हुआ और आज उनके जिस तरह से एक सस्ती राजनीति करने वो सामने आया। हरदीप पुरी तो ये था कि ऐसा मौका नहीं था। इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 साल में और उससे पहले भी वित्त मंत्री की हैसियत से इस देश की अर्थव्यवस्था की कायाकल्प कर दी? उस व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करेंगे? बहुत ही बदइंतजामी थी। जब राष्ट्रीय ध्वज मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी, प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, खड़े नहीं होना क्यों? ये मैं तो अभी कई उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा और आपको लोग उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बदइंतजामी थी। सर, लेकिन सरकार ने, पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसके लिए इन्विटेशन तक दिए थे। वो तो प्रोटोकॉल है साहब, वो कोई एहसान तो चढ़ाया नहीं उन्होंने, प्रोटोकॉल है। कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तो ये सब करना ही होता है हर सरकार को, इसमें क्या एहसान चढ़ा दिया? लेकिन बात ये है, अब आपने हरदीप पुरी जी के लिए कहा कि अस्थि विसर्जन के वक्त परिवार के अलावा हम लोग कांग्रेस के नेता, देखिए फैमिली नीड स्पेस, वो भी ग्रीफ कर रहे हैं, वो भी मोर्निंग में है, उसमें भी हम जाकर आगे आगे बढ़ के राजनीति करें, अच्छा नहीं होता। फैमिली को अगर स्पेस दिया तो इसमें पुरी साहब को दिक्कत है। ये होती है ओछी राजनीति, ये होती है सस्ती राजनीति जो नड्डा और पुरी कर रहे हैं। सर, ये भी एक बात है, मेमोरियल की भी बात आई तो कह रहे हैं मेमोरियल तो बनाना ही था हमको, उसको लेकर हमारा दबाव जब आया तब जाकर इन्होंने रात को वो नोटिफिकेशन निकाला कि हम करेंगे। उससे पहले कोई कुछ नहीं था, यहां तक बात हुई।
तो आप सुन रहे थे यहाँ पवन खेड़ा को। दरअसल मोदी सरकार खड़गे जी की चिट्ठी के बावजूद इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा सकी कि उनके लिए अलग से अंत्येष्टि स्थल का इंतजाम कर सके। अब बीजेपी के नेता भले सफाई देते रहें और सरकार का बचाव करते रहें, लेकिन जो गलती हो गई है उसे जनता लंबे वक्त तक याद रखेगी। और मोदी अपनी गलतियों के साथ साथ अब अपने साथियों के साथ भी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और मोदी के अहम साथियों में से एक नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं दोस्तों। और इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा रोक दी है और अब वो 2 दिनों के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद कयास तेज हैं कि नीतीश शायद फिर से मन बदलकर पाला भी बदल सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले अमित शाह ने बिहार के चुनाव और सीएम चेहरे पर कहा था कि बीजेपी की बैठक में नाम तय होगा, और इसके बाद यानी सीएम का नाम बीजेपी की बैठक में तय होगा और बीजेपी भी चाहेगी कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। और इसके बाद बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अटल जयंती पर बयान दिया था कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का सीएम बने। इस बयान से तय हो गया कि बीजेपी महाराष्ट्र जैसा कोई खेल बिहार में भी कर सकती है, जहां शिंदे को सीएम बनने का सपना दिखाया, लेकिन मौका आया तो उसे बीजेपी ने लपक लिया। अब नीतीश कुमार क्या अपना हश्र शिंदे जैसा होने देंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बिहार में बीपीएससी बिहार में जो बीपीएससी परीक्षार्थी हैं उनका आंदोलन चल ही रहा है। आपने देखा, ये देखिए बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षार्थियों का आंदोलन चल रहा है। 1 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है, ऐलान किया है पप्पू यादव ने। और इन सब हंगामे के बीच क्या नीतीश अपनी कुर्सी दांव पर लगाएंगे या फिर से तेजस्वी यादव को साथ लेकर राज्य के साथ साथ केंद्र में सत्ता पलट करने की रणनीति बनाएंगे? ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में खूब तेजी से चल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जरा फुल स्क्रीन ले आइए, ये और इससे अभी ठीक थोड़ी देर पहले पटना में तमाम छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं और खासकर बीपीएससी के छात्र आंदोलित हैं। और ये देखिए सब रोशनी करते हुए मोबाइल के टॉर्च से या और किसी माध्यम से रोशनी करते हुए चल रहे हैं। तो ये आंदोलन बिहार में धीरे धीरे छात्रों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बिहार से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ होता है ये देखेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर भी पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और लेकिन 2 दिनों तक जब नीतीश कुमार रहेंगे यहाँ दिल्ली में, तो आगे किन किन चुनौतियों का वह सामना करेंगे और साथ साथ कौन कौन से यहाँ समीकरण तैयार करेंगे, सियासी समीकरण, ये भी देखना होगा। इधर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 3 जनवरी से जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली निकालेगी, जिससे बीजेपी पहले से ही घबराई हुई है। जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश को कि आगे की रणनीतियां कांग्रेस की क्या है, वो भी देख लेते हैं। और उधर बिहार में जो चल रहा है उस पर नजरें, और कैसे चौतरफा दबाव में बिहार में नीतीश कुमार हैं तो इधर मोदी की सत्ता कैसे दांव पर है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इधर जयराम रमेश को, जो कांग्रेस की आगे की रणनीतियों को बता रहे हैं। सुनिए। अभी तो उसके बाद का हमने ऐलान किया था और उस पर हमने रोक लगा दी है 3 तारीख तक, क्योंकि 7 दिन के लिए देश शोक मना रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याददाश्त में। ये मूर्निंग पीरियड है, इसमें औपचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं करने वाली है। 3 तारीख के बाद 4 या 5 को 3 तारीख के बाद ही जो हमने घोषणा की थी बेलगावी में, जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत होगी। हर ब्लॉक में होगा, जिले में होगा, राज्यों में होगा, रैलियां होंगी। और 26 जनवरी 2025 को जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 75वां जो एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने का, और गणतंत्र जो उस दिन 1950 की घोषणा की गई थी, भारत एक गणतंत्र के रूप में उभर कर आया। उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि महू में एक विशाल रैली की जाएगी। और हमने बेलगावी में ये भी घोषणा की थी कि 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक हम एक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा
निकालेंगे। ये गांव-गांव में होगा, कस्बों में होगा, शहरों में होगा, ब्लॉक में होगा, जिले में होंगे, और ये इसमें सभी कांग्रेस नेता शामिल होंगे, सभी नेता, राष्ट्रीय नेता, राज्य के नेता, और 1 साल तक चलेगा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा। तो उस पर जो काम करनी है, जो जिस तरीके से हमने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए होमवर्क किया था, उसकी शुरुआत भी 3 तारीख तक होगी। बट 3 तारीख तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हम निकाल रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, बैठकें भी नहीं हो रही हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और उस पर एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, तो परसों दिन, कल नहीं। तो 3 तारीख के बाद ही जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और जिसमें हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, देश से माफी मांगे, वो हम हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में रैलियां निकालेंगे। तो सुन रहे थे आप जो कांग्रेस की तैयारियां हैं आगे, उन तैयारियों का जायजा लेते हुए उसके बारे में बता रहे हैं यहां जयराम रमेश। लेकिन दूसरी तरफ आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या चारों तरफ से खड़ी हो चुकी चुनौतियों से निकल पाएंगे नरेंद्र मोदी, या घिर कर दांव पर लगाएंगे अपनी सत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा क्या दूसरी तरफ चौतरफा दबाव में है नीतीश कुमार, और अगर नीतीश कुमार दबाव में हैं तो कैसे बचेगी नरेंद्र मोदी की कुर्सी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को, और फिर आगे यहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें वहाँ से हैं, सीधे पटना की तस्वीरें। लेकिन यहाँ स्क्रीन पर अब हमारे 5 साथी मौजूद हैं। अमरेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और राहुल लाल जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कल से लेकर आज तक, अब नीतीश बाबू भी यहां दिल्ली में हैं, क्या देखते हैं? जरा नीतीश बाबू के बारे में ही चर्चा करें कि बहुत कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी यात्रा थी, यात्रा बीच में रोकी गई। यात्रा ये कहा जा रहा है कि चूंकि 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है इसलिए रोकी गई है यात्रा। लेकिन यहाँ आना और उससे पहले जो बिहार में चल रहा है, चाहे रघुपति राघव राजा राम पर जो बवाल मचा वो, या अभी जो आप विजुअल्स देख रहे थे बीपीएससी के छात्रों का वो, और इन सब के बीच सियासी समीकरण बनते, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बिहार में शासन नाम की चीज कुछ रह नहीं गई है, और कोई भी मुद्दा होता है प्रशासन नजर नहीं आता है। और इसकी वजह है कि सरकार वर्टिकली डिवाइडेड है। अपने बीजेपी और जेडीयू में तो है ही, जेडीयू के भीतर भी बीजेपी के लोग बैठे हैं जो सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। ये सबके बात है, ऐसा नहीं कि हम कोई खुलासा कर रहे हैं, सबकी नज़र में ये चीज़ें हैं। और जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ने अपनी लाइन ले ली है कि विधानसभा चुनाव उनको महागठबंधन में लड़ना है, इंडिया गठबंधन में लड़ना है। ये लाइन ली जा चुकी है। लेकिन ये सब लोग जानते हुए भी हमेशा एक आप देखते हैं, जब नीतीश कुमार चेंज करते हैं तो जिस दिन चेंज कर रहे होते हैं उस दिन भी न तो जेडीयू के प्रवक्ता उस पर पुष्टि करते हैं और न जिस गठबंधन को छोड़ने वाले होते हैं वो उसकी पुष्टि करता है। लेकिन सबको सब बातें मालूम रहती हैं। अभी भी ऐसी तमाम बातें हो रही हैं जो अक्सर नीतीश कुमार जब जंप करते हैं इधर से उधर तो जो माहौल होता है वो माहौल बना हुआ है। इसको देखते हुए सबको ये लग रहा है कि समय से पहले मोदी सरकार भी जा सकती है, इसके आसार बनने लगे हैं। क्योंकि कई घटनाएं मोदी सरकार के भी बरक्स घट रही हैं, वो भी वर्टिकली डिवाइडेड है, वही आरएसएस भी डिवाइडेड है, और आरएसएस बीजेपी के बीच भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के सवाल पर जिस तरह से
रुख बीजेपी ने लिया है, उस वजह से भी बीजेपी के अंदर से एक गुस्सा है। सबको मौके का इंतजार है कि एक मौका जब आएगा जबकि डिसीजिव तरीके से उनके आक्रोश को जुबान मिल पाएगी। वो जुबान सरकार गिरने के रूप में होगी और उस वक्त का सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियन ही इस चीज को ले जाते हैं और मुद्दे इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देश में जो मुद्दे हैं, देखिए चुनाव के मोड में सब हैं। मैं पहले से कहता रहा हूं कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे 2024 लोकसभा के, उस दिन से ही नरेंद्र मोदी भी चुनाव के मोड में हैं और राहुल गांधी भी चुनाव के मोड में हैं। लेकिन ये बात बोलना नहीं है, सबको परिस्थिति के पकने का इंतजार है। अभी बीजेपी चाहती है कि चुनाव हो तो किस हमारे तैयार किए हुए मुद्दे पर हो, किस पर हो, हिंदू मुस्लिम पर हो, भाई अयोध्या के साथ काशी मथुरा पर हो, संभल जैसी घटना को वो पोलराइज करने के इस तरह से इस्तेमाल करें। एक तो बीजेपी की ये कोशिश है, दूसरी तरफ अपोजिशन है कि क्या अंबेडकर के अपमान का मुद्दा, महात्मा गांधी के अपमान का मुद्दा, मनमोहन सिंह के अपमान का मुद्दा, या फिर ऐसे ही बहुत सारी बातें, जातीय जनगणना का सवाल, संविधान की रक्षा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, जन सरोकार के मुद्दों का सवाल। इनमें से कहां पर सारा अपोजिशन एकजुट होकर के एक बड़ी लड़ाई में और बड़ा चुनावी मुद्दा में कन्वर्ट कर सकता है। दोनों पक्ष उस मुद्दे की तलाश में है, उसको लगातार एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। जनता के बीच में टॉस भी हो रहा है, जनता उस हिसाब से एकजुट भी हो रही है और तभी ये बातें भी उठ रही हैं। सबको लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, लेकिन ये चुनाव महाराष्ट्र के बाद ही ये सरकार ये चुनाव आ सकता था, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए जिसके बाद ये चीजें थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो गई। या फिर बिहार में है तो बिहार में चुनाव से पहले, बिहार के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव भी हो जाए, इसकी परिस्थिति बनने लगी है। मैं ये नहीं कहता कि बन जाए और किस तारीख को बन जाए, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से ऐसा है कि ऐसा बिहार का चुनाव हो सकता है, लोकसभा चुनाव के साथ ही हो, इसके आसार बनने लगे हैं। जी राजीव जी, लोकसभा चुनाव भी आप करवा रहे हैं और साथ साथ बिहार का चुनाव भी करवा रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या आपको भी लगता है कि आने वाला समय, ये जो साल है 2025, इसमें लोकसभा का चुनाव भी हो सकता है? और बिहार का चुनाव की बात तो हम कर ही रहे हैं। नीतीश बाबू कितने प्रेशर में, कितने दबाव में दिखाई देते हैं यहाँ पे, और उसका कितना असर देखते हैं आप मोदी सरकार की, खासकर मोदी जी की कुर्सी पर? देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले वो एक काम करके आए हैं। 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें कि कुछ एडीजी रैंक के भी अफसर हैं। तो नीतीश कुमार तैयारी तो कर रहे हैं, अब वो तैयारी कब होगी, उसका बटन कब दबेगा, ये नीतीश कुमार जाने। दूसरा चीज क्या है कि दबाव की आप बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार कई चीज़ों पर दबाव में है। पहली बात को, जो मोदी ने एक पैकेज अनाउंस किया था बड़े जोर शोर से 2015 में, वो पैकेज वहाँ पहुँचा नहीं। नीतीश कुमार, उनके राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत कुछ दे पाए। युवाओं का, छात्रों का वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। 3 बड़े मुद्दों पर वो बहुत बेहद दबाव में है, जिसका सीधा असर उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ता है। एक, अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान संसद में। नीतीश कुमार अभी उस पर कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन निश्चित तौर पे उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उसका एक बड़ा हिस्सा महादलित का आता है, जहां अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की चेतना है को लेकर। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो नीतीश कुमार को का कंस्टिट्यूंसी को प्रभावित करता है, भले ही वो बीजेपी के साथ गए कई बार, बावजूद उसके उनकी मुसलमानों में गुडविल है, अल्पसंख्यकों में गुडविल है थोड़ी बहुत, उनको वोट मिलता है। बीजेपी ने अचानक लोकसभा इलेक्शन के बाद ये हिंदू मुस्लिम कार्ड को बढ़ा दिया है।
संभल और तमाम मंदिरों को खोला जा रहा है, मस्जिदों को खोला जा रहा है। ये पूरा देशव्यापी है, तो उसका असर देशव्यापी है। नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर इससे परेशानी होगी। तीसरा एक बात है कि जो नीतीश कुमार खुद कर चुके, जातिवार सर्वेक्षण बिहार में हो चुका है, लेकिन कास्ट सेंसस की कोई गारंटी नहीं आ रही है मोदी जी की तरफ से, और ये उनके ओबीसी वोट को प्रभावित करता है। तो 3 बड़े वोट बैंक मोदी जी की वजह से प्रभावित हो रहे हैं नीतीश कुमार के। अब वो कब फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत गिरी हुई है। अभी वो उन्होंने यात्रा पे अभी अपनी पोस्टपोन की है। यात्रा आगे करते हैं, उनको क्या फीडबैक मिलता है जनता से, मेरे ख्याल से जनता के फीडबैक के बाद ही वो फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तो ये भी तय है राजीव जी कि यही जो 3 बातें हैं ये चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी लागू होती हैं। चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं जो अपने मैनिफेस्टो में हर जिले में वक्फ वो हज हाउस बनाने का प्रॉमिस कर चुके हैं, जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मस्जिदें खोदी जा रही हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, तो उसका संदेश वहाँ भी जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की अगर यहाँ पे अपमान हो रहा है तो उसका संदेश वहाँ भी जाता है। तो जब भी होगा, मेरे ख्याल से जब भी होगा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का फैसला एक साथ होगा। ये महत्वपूर्ण है कि उसमें एक साथ फैसला होगा, क्योंकि दोनों लोग बराबर से प्रभावित हो रहे हैं। अब वो कितना उसके पहले सेंटर से कौन कौन से पैकेज ले लेते हैं, कितना पैसा ले लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उनको क्या फीडबैक मिल रहा है और कितना उनके काम यहाँ से हो जाते हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, कितना काम यहां से हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश बाबू। लेकिन इससे पहले इधर जो कुछ चल रहा है, जरा एक बाइट भी सुनाना चाहता हूं अखिलेश यादव की बाइट, जो अभी आप कह रहे थे ना संभल से लेके बाकी। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे मंदिर है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास के नीचे मंदिर है, उसकी खुदाई होनी चाहिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। शिवलिंग है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ जो आप कह रहे हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आने वाले समय में चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। आएंगे जयशंकर जी के पास इसके अभी तुरंत। जरा मैं चाहता हूं कि उस बाइट को सुन लें और इन सब का कितना फर्क पड़ सकता है, इन सब का कितना असर पड़ सकता है आने वाले समय में। क्या हम देखते हैं कि चुनाव के लिए 2025 क्या फिर से चुनाव की तैयारियों में गुजरेगा? क्या 2025 में कई सारे चुनाव हम फिर से देखेंगे? बहुत कुछ यहां से समझ में आएगा, लेकिन पहले इनको सुन लेते हैं, अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। जरा ले आइए अखिलेश यादव की बाइट को और फिर आगे बढ़ते हैं सीधे जयशंकर जी के पास। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब तरह से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले, अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको।
और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट, तो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये साफ दिख रहा है कि एक जो प्रशांत जी आप कह रहे थे उसी दिशा में पूरी राजनीति सियासत उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रही है, और जिसमें बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कार्ड यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कार्ड को ज़्यादा और गहरा करने की कोशिश की है। और ये भी दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो विपक्ष है वो भी तैयारियों में है, इसमें भी दो राय नहीं है, विपक्ष भी तैयारियों में दिखाई देता है, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा कार्ड नीतीश कुमार के जरिए खेला जा सकता है। नीतीश कुमार कहां हैं ये भी समझना जरूरी है। बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बहुत कुछ वो एक जो सीन है वो क्रिएट हो रहा है, जो सियासी उठापटक उलटफेर इन सब चीज़ों की तरफ लेके जाता है। ज़रा अगर तैयारियां हो गई हो जयशंकर जी की, तो जयशंकर जी के पास आना चाहूंगा। जयशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अरे मेरी आ रही है कि नहीं? यहाँ नेट थोड़ा बार-बार गड़बड़ कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, आ रही है, आपकी आवाज अभी क्लियर आ रही है। जब डिस्टर्ब होगी आवाज तो मैं आपको बता दूंगा। आपसे समझना चाहता हूं, मैं जान रहा हूं आप अपने गांव में हैं और वहां से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जरा आपसे समझना चाहता हूं जयशंकर जी कि क्या आप बिहार से लेकर दिल्ली तक वाया उत्तर प्रदेश अगर देखते हैं तो आपको आने वाला साल कुछ चौंकाने वाला साल नजर आता है क्या? होगी आवाज तो मैं आपको बता। हाँ, आने वाला कल जो है, आने वाला साल तो भविष्य के गर्भ में ही है अभी तक, लेकिन जरूर ऐसा माहौल जिस तरह का राजनीतिक बन रहा है उससे हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाली बातें हो सकती हैं, ऐसा संभव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो हुआ है या जो हो रहा है वो बहुत दुखद और दर्दनाक है। जिस ढंग से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके साथ जो बदसलूकी की गई है जिस तरह से, या जिस तरह से संसद के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया, इसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण स्तरों पर भी काफी लोगों में एक तरह का नाराजगी और गुस्से का भाव है। दलित समाज खास तौर से समझ रहा है कि जिन बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को बराबरी का हक दिया, जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, अपने ढंग से खाने पीने का अधिकार दिया, सरकारी नौकरियों में भागीदारी का अधिकार दिया, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और खास जिस ढंग का व्यवहार कर रहे हैं, जिस ढंग से उनको बार बार कह रहे हैं कि साहब क्या अंबेडकर 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 कर रहे हैं, इस तरह से अगर भगवान का नाम लेते तो भाई दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से भी बड़े भगवान थे, क्योंकि किसी भगवान ने हमारी बात कभी सुनी नहीं। हम मंदिरों में जाते रहे तो हमको दुत्कार के भगा दिया जाता था, और जाते भी थे, अगर पहुंच भी जाते थे तब भी किसी भगवान ने, किसी पत्थर की मूर्ति में बैठे भगवान ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारी बातों को रखा और संविधान में उसको जगह दिया, और इसकी ही देन है कि आज हम ये कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था जो जयराम रमेश बता रहे थे, संविधान बचाओ की बात, जो यात्रा करने वाली बात है, राजीव जी बता रहा हूं कि इन लोगों के दिमाग में बात सी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिमाग में एकदम बैठी हुई है कि जब भी मौका मिलेगा हम संविधान को बदलेंगे। आप देखिए कि सिर्फ ये बात, मैं इतिहास को खंगाल रहा था तो देख रहा था कि सिर्फ ये बात लल्लू सिंह या वो जो अनंत हेगड़े या विवेक देवराय की बात नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बनाया था, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। हालांकि विपक्ष का बहुत विरोध था, उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब ने भी कहा था कि नहीं, जब संविधान में संशोधन संभव है तो फिर इसकी समीक्षा करके इसमें बदलाव की बात क्यों की जा रही है। लेकिन उसकी बात को धता करते हुए अगले ही 2 दिन के बाद, मेरे ख्याल से 1 फरवरी को शायद कर दिया था उन्होंने, 26 जनवरी को इन्होंने भाषण में अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में नारायणन साहब ने कही थी। तो उनके मन में तो बात बैठी हुई है, कहीं ना कहीं वो बात बैठी हुई है, और रिपोर्ट भी रखी हुई है, उसकी सिफारिशें भी है। तो जब भी इनको मौका मिलेगा उसका ये तो करेंगे। इसलिए कांग्रेस अगर इस मामले में सतर्क और सजग हो गई है और इसका अलख जगाने जा रही है देश भर में, तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से जातिवार जनगणना की बात जो है, देखिए अटल जी के प्रति अलग ढंग की उनकी अपनी छवि थी, हालांकि संघ की पाठशाला से निकले हुए वो भी थे,
लेकिन उनकी एक उदार और सहिष्णु राजनेता की छवि थी। लेकिन जातिवार जनगणना का विरोध सबसे अधिक उन्होंने किया था। एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का फैसला किया था और उस फैसले को पलटते हुए वाजपेयी जी की सरकार ने उसको रोक दिया था। नहीं तो जातिवार जनगणना तो 2001 में होने वाली थी। जो फैसला था एचडी देवेगौड़ा की सरकार का, उसके हिसाब से तो होने वाली थी, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार ने उसको पलट दिया था, उस फैसले को पलट दिया था और उसके बाद से रुकी पड़ी है। तो ये बात जो है लोगों के दिमाग में घर घुस गई है कि भाई अगर डर नहीं है तो क्यों करने, तो होने दो, सच आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि भाई जो आरक्षण है, मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, उसका लाभ किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, आजादी के इतने सालों के बाद क्या हुआ है देश में, ये लोगों को जानना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये होनी चाहिए। लेकिन उसका विरोध अभी भी बिहार में नीतीश कुमार ने किया, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या जो अपने को सबसे बड़ा पिछड़ों का हितैषी बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा है कि नहीं साहब हाँ हम जातिवार जनगणना कराएंगे, एक बार भी नहीं कहा है। तो ये सारे इशू बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी खलबली हो रही है, क्योंकि जो उनका सामाजिक जनाधार है वो तो इन्हीं लोगों के बीच में है। अब अगर केंद्र सरकार कोई बात नहीं लेती है, जातिवार जनगणना के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करती है, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में किया है तो उसको धता कर रही है वो। तो इसके अलावे भी है, इसके अलावे जिस तरह से भाजपा अंदर खाने की बातें उनकी जब होती रहती हैं कि भाई अब कब तक चलेगा कि हम नंबर 1 की पार्टी हम है, सबसे बड़ी पार्टी हम है राज्य विधानसभा में, और हमारे कंधे पर बैठ करके नीतीश कुमार 40-45 एमएलए लेकर के, विधायक लेकर के सरकार चला रहे हैं, तो हमको चुनाव से पहले अपनी सरकार बनानी जी। वो लोग भी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। वो जनता दल यू के विधायकों से भी उनका संपर्क है, कांग्रेस और अन्य दलों में भी वो समर्थन तलाश रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो कैसे हमारी सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार भी चूंकि राजनीति के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और पलटी मारने का तो उनका इतिहास भी रहा है, तो नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि हो ना हो ऐसा कि ये लोग ऐसा कुछ खेल कर दें चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव तो इसी साल मतलब अगले साल होने वाले हैं, अक्टूबर-नवंबर के आसपास में बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो उसके पहले ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसके लिए वो उस्ताद हैं। एकनाथ शिंदे का जो प्रयोग है वो कहीं पटना में और बिहार में भी दोहराया गया, तो फिर नीतीश कुमार कहाँ के रहेंगे। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उससे पहले ही कोई ना कोई एक फैसला ले सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में दावे के साथ हम लोग काफी उनके साथ करीब रहे हैं, उनको जानते रहे हैं, लेकिन हम लोग भी दावा नहीं कर सकते हैं कि साहब वो कब किधर पलटी मारेंगे, इधर बैठेंगे कि उधर बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि उनके लोगों में भी एक भावना है, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ना उनके लिए विधानसभा के चुनाव में मुफीद नहीं रहता है। जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। उनका सोशल फैब्रिक जो है वो लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल जो है उनके साथ मिलकर के उनका सामाजिक समीकरण जो है वो प्रभावी होता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी एक बात हो सकती है, लेकिन अब उसके अलावा क्या ये करेंगे क्या नहीं करेंगे नए साल में इसको देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार भी डोलड्रम है, सरकार भी समझ नहीं पा रही है। मोदी जी उनके सलाहकार लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि नीतीश कुमार जी का अगला कदम क्या होगा और चंद्रबाबू नायडू का भी अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी देखिए उनके जो भी केसेज वगैरह थे तो लगभग वो तो खत्म हो चुके हैं, उनके जितने उन पर मुकदमे जो किए गए थे तो उसे तो उनको निजात मिल चुकी है। और जी तो वो सारा वो भी मतलब उनके लिए भी उनका कम से कम एक सेकुलर क्रीडेंशियल अलग से रहा है। हालांकि वो बीच बीच में एनडीए का पार्ट भी बनते रहे हैं, उसके साथ समझौता भी करते रहे हैं, लेकिन जब कभी निर्णायक मौका रहा है तो वो भी एनडीए से अलग होकर के भाजपा से अपनी दूरी बनाने में उनकी राजनीति रही है। तो ये संभव है। और कहीं अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे को भी लगेगा कि साहब भाजपा में गए, भाजपा के साथ गए और यही मिला, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री मिली और उसमें भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिले, तो फिर वहां रहने का फायदा क्या है। इससे तो बढ़िया था कि हम उसी सरकार में थे। तो अगर ये भावना घर कर गई उनके अंदर भी, एकनाथ शिंदे के और अजीत पवार का भी मामला है, अजीत पवार के भी केसेज तो अब खत्म ही हो चुके हैं, तो अगर इस तरह का कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से नए साल में कुछ
चौंकाने वाली राजनीति देखने को मिल सकती है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, चौंकाने वाली राजनीति क्या नए साल में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज कि नीतीश बाबू आखिर किस दम पर जाएंगे अगले चुनाव में 2025 में, जब विधानसभा का चुनाव अगर तय समय पे होगा तो फिर कैसे जाएंगे और किन चीजों को लेके जाएंगे, क्या क्या उन्होंने किया है, ये बातें उनसे जनता वोटर्स पूछेंगे जब वो जाएंगे वोटर्स के बीच। तो इसलिए यहां समझना जरूरी है कि आखिर कौन सी मजबूरियां हैं जो नीतीश बाबू को भाजपा का साथ छोड़ने के लिए यहां परेशान कर रही हैं और वो मजबूरियां क्या हैं, ये जानना जरूरी है। राहुल लाल जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं। और एक बहुत गंभीर विश्लेषण यहां करना जरूरी है और यहां से ये जानना जरूरी है कि क्या इधर नरेंद्र मोदी की सत्ता जो है वो 2025 को पार कर पाएंगे उसी कुर्सी पर बैठकर नरेंद्र मोदी, या 2025 में हम लोग फिर से एक मध्यावधि चुनाव की तरफ देश को जाते हुए देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और लेकिन उससे पहले ये स्थिति निर्मित कैसे होगी? क्या नीतीश बाबू अगर साथ छोड़ देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी साथ छोड़ेंगे, जिनके बारे में अभी जयशंकर जी बोल रहे थे? बहुत सारे सवाल है, जरा आपका विश्लेषण। राजीव जी देखिए, बिहार में जब नीतीश कुमार जब अदला बदली करते हैं तो एक विशेष प्रकार का लक्षण बनता है। देखिए उनका व्यवहार जरूर जो है कि उसका अनुमान लगाना कठिन है। होता नहीं कि जब हम लोग दिल्ली एनसीआर में देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला होता है तो उसके पहले एक अलग सा माहौल बनता है। बिहार में वही कहानी हम लोगों को नजर आ रही है। तमाम पुराने घटनाक्रम को जोड़े, नए घटनाक्रम को जोड़े, सूत्र दर सूत्र चीजें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले बार आपको याद होगा जब वहां पे जेपी नड्डा जी गए थे बिहार में, जिसमें नीतीश कुमार जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही थे उस समय, उन्होंने बिहार में जाके बयान दिया था कि देश से जो है कि क्षेत्रीय दलों का खात्मा अनिवार्य है, क्योंकि उसके पहले भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती थी, लेकिन वहां पर उन्होंने क्षेत्रीय दलों से मुक्त भारत का नारा लगाया था। और उसके बाद से नीतीश कुमार की घबराहट में वृद्धि हुई थी और उन्होंने पलटा मार दिया। इस बार के पूरे सिचुएशन को देखते हैं तो महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद से, महाराष्ट्र के जो चुनाव परिणाम आते हैं वहां से ही देखिए सीन काफी क्लियर हो जाता है कि एकनाथ शिंदे को जिस तरह से वन टाइम पासवर्ड बनाकर केवल छोड़ दिया गया कि उनके माध्यम से जरूर उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया गया, उनको उसमें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब अभी वो घटक दल में शामिल हैं। अरे वो क्या मांग रहे थे? वो गृह मंत्रालय का गृह मंत्री तो मांग रहे थे कि उन्हें गृह मंत्रालय वाला पद दे दिया जाए, नहीं दिया गया उन्हें। तो एक तरह से नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि धीरे धीरे अगर भारतीय जनता पार्टी में अभी बने हुए रहते हैं बिहार में, जैसा अभी आपने दिखाया कितना ज्यादा वहां के युवाओं में आक्रोश है इस समय। दो तस्वीरें हमारे दर्शक याद कर सकते हैं कि जब बिहार में आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चल रहे थे, बिहार वो जगह था जहां के युवा देश के सबसे खुशहाल युवक के रूप में दिखते थे कि वो तैयारी कर रहे थे, परीक्षाएं पारदर्शितापूर्ण ढंग से संपन्न हो रही थी। बिहार लोक सेवा आयोग एक परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं कर पाती, छात्र पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आज के जमाने में कौन मानेगा राजीव जी की पेपर किसी एक केंद्र पर लीक होगा, वहां पे कोई गड़बड़ी आएगी और दूसरे जगह पर परीक्षा स्वच्छ हो जाएगी? तो कहीं कहीं अभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है। आप देखिए जहरीले शराब से लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। बिहार में हर तरह से अराजकता की पूर्ण स्थिति बची हुई है वहां पे। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ थे तो बड़ी सम्यकपूर्ण ढंग से तालमेल के साथ सरकार चल रही थी। तो जो आपका सवाल है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के साथ जाते हैं तो खुद तो वो डूब ही जाएंगे। और एकनाथ शिंदे मॉडल में ये स्पष्ट है कि जब जैसे ही अमित शाह जी वहां पे गए हैं और उन्होंने ये बयान दे दिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी। यानी गठबंधन सहयोगी का कोई महत्व नहीं। जो हमेशा नारा लगता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। जैसे जेपी नड्डा का पुराना बयान उनको बदलने, उस स्थान से हटने के लिए दावी कर रहा था, वही परिस्थितियां अभी भी हैं। इसमें जो आपका सवाल है कि पुराने समय में तो नीतीश जी अगर बदल भी गए, पलटा मार भी लिया तो बिहार के शासन पर प्रभाव पड़ा, लेकिन अभी केंद्र में गठबंधन सरकार मोदी जी चला रहे हैं। वो भले अपना चेहरा टेलीविजन दूरदर्शन पे जितना भी दिखा ले वो, लेकिन है तो गठबंधन सरकार ही चला रहे हैं वो। ऐसे स्थिति में अब पुराने स्थिति से चीजें बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खेमे में तनाव की अच्छी खासी स्थितियां हैं। ऐसे नहीं है कि नीतीश कुमार जी अकेले जो है कि नाराज हैं, वो तमाम दूसरे कई घटक दल है ऐसे हैं जो असहज हो रहे हैं।
अभी हम लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान बड़े डंके के चोट पे आके जो है कि सरकार का समर्थन करने का दावा करते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने भी सरकार के झटके को सहा कि किस तरह से उनके पार्टी को तोड़ के उनके चाचा को मंत्री बनाया गया था और उन्हें किनारे लगा दिया गया था। अब आप सोच के देखिए राजीव जी कि सदन में जिस तरह से अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की थी, उन टिप्पणियों को ना तो बिहार में नीतीश कुमार सहन कर सकते हैं, उन टिप्पणियों को लेकर ना तो बिहार में जो है कि चिराग पासवान जनता के बीच में जा सकते हैं, उन टिप्पणियों के बीच में कौन जा सकता है जनता के बीच में, एक बड़ी कठिनाई की स्थिति है। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में आपने सुनाया अभी अखिलेश यादव जी की टिप्पणी की भाई मुख्यमंत्री निवास के नीचे भी शिवलिंग है, क्या वहां पर भी खुदाई करेंगे? संभल तो कभी अजमेर शरीफ का दरगाह, वो जो लंबी सी सिलसिला चल रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अल्पसंख्यक समूह भी उनसे दूर होगा। अगर सब कुछ दूरी हो जाएगा तो नीतीश जी राजनीति किसके नाम पे करेंगे? तो मैंने देखिए लोकसभा चुनाव केवल एक लाइन बोल रहा हूं, 4 जून को जब परिणाम आए थे तब भी मैंने कहा था ये सरकार 3 दिन 13 दिन जितना दिन भी चले ये कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। काफी संभावना है इसकी कि 2025 में अगर हम लोग मध्यावधि चुनाव देख लें तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है, वो परिस्थितियां भी बन रही है राजीव जी। परिस्थितियां बन रही हैं मध्यावधि चुनाव की, लेकिन ये परिस्थितियां कैसे बन रही हैं उससे पहले ये समझे हम कि नीतीश, क्योंकि 2 बैसाखियां हैं और ये दोनों बैसाखियां अगर बाहर हो जाती हैं तो ऐसे भी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। तो उसमें से एक नीतीश बाबू की हम चर्चा कर रहे हैं, और अगर नीतीश बाबू अगर अलग हो जाते हैं तो क्या चंद्रा बाबू जो हैं यानी चंद्रबाबू नायडू वो साथ देंगे? ये भी एक सवाल है। चंद्रबाबू तक आए, लेकिन उससे पहले नीतीश बाबू के सामने क्या परिस्थितियां, आखिर कौन सी मजबूरी है कि नीतीश बाबू अलग हो सकते हैं चुनाव से पहले? बिहार चुनाव, और ऐसा भी नहीं है कि अगले साल अक्टूबर महीने में चुनाव है इसलिए उस वक्त वो अलग होंगे, उनको 6 महीने पहले अलग होना होगा। और 6 महीना, अक्टूबर से 6 महीना पहले आप समझते हैं कि वो महीना कौन सा होगा? वो महीना अप्रैल का होगा, मार्च का होगा। मार्च अप्रैल के महीने में क्या नीतीश बाबू खुद को मोदी जी से अलग कर लेंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे? उधर आप देखिए उनके जो घटक, एनडीए के घटक दलों को की थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूं। दिल्ली में चुनाव है, जीतन राम मांझी एनडीए के सदस्य हैं और उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के लोगों से मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, घास नहीं डाल रहा है कोई, और हम अपने कैंडिडेट को यहां उतार रहे हैं। आप उधर आइए, महाराष्ट्र के एनसीपी यानी अजित पवार गुट, उन्होंने 22 सीटों पर दिल्ली के चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को उतार दिए हैं। एनडीए में आखिर चल क्या रहा है? और एनडीए की बात कर रहे हैं तो नीतीश बाबू की बात, और नीतीश बाबू की आखिर मजबूरी क्या है कि वो एनडीए से अलग हो जाएं? अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, आज एनडीए की मजबूरी और नीतीश कुमार की मजबूरी की बात करें, इसके बीच में आज अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिन में जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसका नीतीश कुमार से भी ताल्लुक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें 5000 वोट काटने के और 7500 नए वोट जोड़ने के आवेदन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिए हैं चुनाव आयोग को, और वो काटे जा रहे हैं, नए नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया वो हम दिल्ली में नहीं होने देंगे। अब इसका नीतीश कुमार से क्या ताल्लुक है? ये तो दिल्ली की बात की अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बिहार से ताल्लुक ये है राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल रहेगी तो वहां भी इसी तरीके से वोट काटे और जोड़े जाएंगे और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाया जाएगा। नीतीश कुमार इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे बनना नहीं चाहते हैं। एकनाथ शिंदे का तो करा दिया गया, खैर 12वीं के बाद इंटर के बाद हाई स्कूल, लेकिन जो अपने नीतीश कुमार जी हैं वो तो पढ़े लिखे आदमी हैं। मोदी जी तो क्लास में पीछे बैठ के पढ़े हैं, बंक भी मारा है, चाय भी बेची है स्टेशन पे, लेकिन नीतीश कुमार जो है उन्होंने बाकायदा राजनीतिक कायदे से पढ़ी है और क्लास में आगे बैठ के पढ़ी है। तो नीतीश कुमार का 12वीं के बाद इंटर के बाद हाई स्कूल नहीं होगा, यानी नीतीश कुमार जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, इसकी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार बिल्कुल देखकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर सकती है। जिस अमित शाह के बयान का जिक्र हो रहा है राजीव जी कि वो पार्टी तय करेगी, यानी गठबंधन की पार्टी तय करेगी, इसी तरह की बातें महाराष्ट्र में भी कही गई थी कि पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे। नितिन गडकरी का आया था
बीच चुनाव में कि पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। गठबंधन ने तय नहीं किया कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री होंगे या एकनाथ शिंदे होंगे। गठबंधन के नेताओं ने तय नहीं किया, पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ही तय कर लिया। यही जो है वो बात संकेत मिल गया है नीतीश कुमार को कि पार्टी के नेता अब तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यानी आप जीत कर आएंगे नीतीश कुमार के कंधों पर और मुख्यमंत्री तय करेगी पार्टी आपकी, यानी बीजेपी तय करेगी, और कंधों पे जीत के आएंगे नीतीश कुमार के। तो नीतीश कुमार ने भाई ना तो बैक बेंचर रहे हैं राजनीति में, और ना वो जो है उल्टी क्लास पढ़ने की उनकी कोई इच्छा है। तो जिनकी इच्छा उन्होंने पढ़ लिया। तो नीतीश कुमार जो है वो इसीलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और काफी पहले से तैयारी की जा रही है। कल जो मतलब दिल्ली चलने से पहले जो 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं, उससे पहले राजीव जी लगभग 1 और 1.5 महीने के बीच में 40 IAS अधिकारियों के भी तबादले किए जा चुके हैं जी। और ये तबादलों का सीजन नहीं है, तबादलों का सीजन होता है जून से लेकर के और ज्यादा से ज्यादा अगस्त तक, क्योंकि उस समय ये होता है कि भाई जो अधिकारी हैं उनके बच्चों का जो शैक्षिक सत्र है उसका नुकसान ना हो नई जगह एडमिशन कराने में। तो वो हर राज्य में वो एक तबादलों का पीरियड होता है। इस समय बड़े मतलब भाव में, थोक के भाव में ये तबादले जो है ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मुझे लगता है राजीव जी कि नीतीश कुमार मार्च और अप्रैल तक इंतजार नहीं करेंगे, बजट आने दीजिए 1 फरवरी को, उसके बाद ही तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। और बजट भी मुझे लगता है राजीव जी पास नहीं होगा, अनुदान लेखा जो है वो पास कराना पड़ेगा। बजट पास नहीं होगा तो सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। आप जानते हैं कि बजट पास नहीं होगा, अनुदान लेखा की बात तो बाद में आएगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो बात कह रहे हैं उस दिशा में भी चर्चा करेंगे। जयशंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास आएंगे तो वो बताएंगे। लेकिन जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, बहुत सारे देखिए डॉट्स हमने तैयार कर दिए आज इस चर्चा में, और इस डॉट्स को अगर जोड़ेंगे आप तो आपको खुद समझ में आएगा कि मध्यावधि चुनाव की तरफ ये देश जाते हुए हम देख रहे हैं। अगला साल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आखिर किन मजबूरियों के आधार पे कौन कौन से डॉट्स हैं आपकी नजर से? देखिए, एक तरफ बिहार में आंदोलन भी तेज है, छात्रों का आंदोलन। अब यह आंदोलन बीपीएससी के अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों का आंदोलन नहीं है, इसमें अब दूसरे छात्र भी जुट रहे हैं। यह हो सकता है कि वो आंदोलन हो जाए जो जहां से शुरुआत हुई थी 1974। जी राजीव जी, देखिए, आंदोलन से तो हमेशा जनता को उम्मीद रहती है और आंदोलन परिवर्तनकारी होते हैं। आंदोलन को दबाया भी जाता है और आंदोलन से बात शुरू हुई है तो 4 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आज 34वां दिन हो गया है अनशन करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को। और एक सरदार अभी हमारे दिवंगत हुए हैं देश से, और दूसरे सरदार कब जाएंगे किसी को पता नहीं है। मैं कोई अपशकुन जैसी बात नहीं, या कोई मैं कामना नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर कह चुके कभी भी इनकी मौत हो सकती है। कीटोन लेवल 6.5 से ज्यादा हो चुका है और बीपी कब डाउन हो जाता है, कभी भी वो जा सकते हैं। तो ये दूसरे सरदार जो हैं इनकी भी जान की फिक्र नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट माशाअल्लाह, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पंजाब सरकार को फटकार लगा रहा है, वहां के डीजीपी को फटकार लगा रहा है। अनशन करने वाला कह रहा है कि हमारी मांग केंद्र सरकार से है, और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को एक बार भी नहीं कह रहा है कि जाकर के मांग सुन लीजिए। संसदीय समिति रिपोर्ट दे चुकी है कि एमएसपी की वैधानिक गारंटी करो। इवन सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि वैधानिक गारंटी करो। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टेट के डीजीपी को डांट रहा है कि उसकी जान जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। ये हालात हैं। तो आंदोलन तो हर जगह है, और 4 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डल्लेवाल जी ने कहा है कि हम अंतिम बार, आखिरी बार देश की जनता के साथ में बात कर लेना चाहते हैं। तो ये एक आखिरी संवाद वो करना चाहते हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि मैंने थोड़ा विषय से हट के बात कही है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, तो ये माहौल है, मैं उस माहौल की बात कर रहा हूं जो इस देश को मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहे हैं। और वो डॉट्स जो आप बोल रहे थे, उस डॉट्स पर तो चर्चा होती रहेगी, अभी हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात उससे पहले हम थोड़ा
हास्य अंदाज में कहिए समझिए कि हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं जयशंकर जी को भी कहना चाहता हूँ, राहुल लाल जी को भी कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल तो नीतीश कुमार ही हैं। सबसे ज्यादा हम अनुमान तो नीतीश कुमार जी के बारे में लगाते हैं। इतने विश्वास के साथ तो हम किसी नेता के बारे में नहीं कह पाते जितने विश्वास के साथ नीतीश कुमार के बारे में कह पाते हैं। तो इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, वो प्रेडिक्टेबल हैं। जैसे ही वो उन्होंने लोकसभा के समय में छोड़ा था इंडिया गठबंधन, तभी तय था कि विधानसभा चुनाव तो आएंगे वो दूसरे तरफ लड़ने, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव का जो अनुभव था उसमें उनकी पार्टी को 70-72 से घटा के 42 पे ला दिया गया था। अब वो लोकसभा की शक्ति वो बटोर चुके हैं, 17 में 16 सीट जीत चुके हैं। अब विधानसभा में उनको अपनी संख्या बढ़ानी है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो कुछ होता है सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। भाई नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहती, बनेंगे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरा कोई नहीं बनेगा। ये पिछले 2 दशक से तय है, तो बहुत प्रेडिक्टेबल है। और इसी वजह से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, वो आ रहे हैं महागठबंधन में, इसलिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वो सारी चीजें उस दिशा में जा रही है जैसे हम लोग सोचते आ रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल है ही नहीं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार वेरी मच प्रेडिक्टेबल। ये इसके आगे हम देखें तो जो राष्ट्रीय स्तर पर घटना कांग्रेस के इर्द गिर्द हो रही है, दिल्ली का भी चुनाव है, दिल्ली का चुनाव भी कुछ चीजें सेटल करता है। लेकिन दिल्ली का चुनाव दरअसल अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं। उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, फिर से वो पहले जैसी भाषा में आ जाएंगी। और कांग्रेस को अभी अंतर्ज्ञान हुआ है कि दिल्ली में दूसरी बड़ी पार्टी तो हम ही हैं, बीजेपी नहीं है। विधानसभा चुनाव का जब सवाल आता है तो हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से, ये कांग्रेस को अभी ज्ञान हुआ है, इतने दिनों से ज्ञान नहीं था। तो वो भी एक चीज है। तो उस हिसाब से दिल्ली का चुनाव भी दिख रहा है। लेकिन ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और गठबंधन में अभी सबसे ज्यादा बिखराव या निराशा किधर है? इंडिया गठबंधन में निराशा नहीं है, इनके पास तो बहुत ऑप्शन है। लोकसभा चुनाव जा ही चुका है, अपने अपने विधानसभा चुनाव का अपना अपना समय है, तो इनके पास निराशा नहीं है। अभी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी की चिंता है। और वहां जो पार्टियां उनके साथ जुड़ी और जिनका फ्यूचर खराब हुआ, बढ़िया नहीं हुआ, जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि एकनाथ शिंदे वगैरह सबका फ्यूचर खत्म हुआ है, तो वहां पर ये दिक्कत है कि हम कब तक रहें, कौन सा टाइमिंग देखें कि एनडीए गठबंधन को छोड़ें। ये सारा उतावलापन एनडीए गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में किसी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे, किसी ने कहा भी है तो कहा है कि हम कांग्रेस को निकाल देंगे इंडिया गठबंधन से, छोड़ेंगे किसी ने नहीं कहा है। तो कांग्रेस को निकाल देने से तो आत्मा ही खत्म हो जाएगी, बाकी सब तो शरीर है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है। आत्मा निकल जाती है तो फिर क्या होता है आप जानते हैं। तो इंडिया गठबंधन को कोई ना कांग्रेस से को इंडिया से निकाल सकेगा। तो ये बस फॉर द टाइम बिंग इलेक्शन की बात है दिल्ली, जिसके हिसाब से ये बातें हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई मतलब इसको छोड़ के जाने वाली घटना या कोई जेस्चर या कोई भाव नजर नहीं आता है। इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले ज्यादा एकजुट है, इसके बावजूद कि वो सत्ता में है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहां से कि राजनीतिक घटनाओं को आप शिफ्ट होते देख सकते हैं। इसके लिए उस बड़े मुद्दे का इंतजार है, वक्त का इंतजार है, जिसको बोलते हैं बात पक जाना। यानी सब कुछ है, आंच भी आ गई है, भाई चावल भी डल गया है, पानी भी डल गया है, उबलना भी शुरू हो गया है, भाप भी निकलने लगा है। अब एक समय आएगा जब पक जाएगा। एक चावल का जो दाना है वो देखना होगा कि कब पक गया। तो यहाँ सब कुछ हो रहा है। भाई अंबेडकर जी का अपमान इन्होंने किया, इतना ही अहंकार की वो मानेंगे नहीं माफी। जय भीम बोल नहीं सकते, भाई गड़बड़ा जाएंगे। और हमें तो याद आ रहा था, मैं हाल में देख रहा था, मैंने अपना एक पुराना ट्वीट मेरे नजर में आ गया, किसी चैनल पर मैं चर्चा कर रहा था उसका था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को नहीं बदल सकता जी। ये बात उन्होंने कही थी। अगर मैं बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने सही जवाब दिया था इनको बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज करने की क्या जरूरत है भाई? संविधान बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज करेंगे।
तो देखिए वहां से देखिए नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अभी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते, और अमित शाह कहते हैं कि ये तो अंबेडकर करना एक शगल हो गया है, एक फैशन की बात हो गई है। तो ये लोग वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने पर तुले हैं, और मनमोहन सिंह का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया, और सिख समुदाय से तो इनको विरक्ति है। एक सरदार गए हैं, दूसरे जाने वाले हैं, मैंने पहले भी ऐसी बातें कही, इनको तो जैसे विरक्ति है। तो वो सारी चीजें, फिर बिहार है, बिहार का घटनाक्रम अपने आप में सत्ता बदलने के लिए काफी है, और महाराष्ट्र तो इंतजार कर रहा है कि कब ये चुनाव चोरी के मसले पर हम उबल करके सामने आए। महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है, घटनाएं घट चुकी हैं, और इस तरीके से संवैधानिक स्तर पर भी, कानून के स्तर पर भी, अदालत में भी कुछ घटनाएं लगातार घट रही हैं, चुनाव चोरी का भी सवाल उठ रहा है। ये सब बस जिस पॉइंट पर पक जाएगा उस पॉइंट पर चावल निकल आएगा। जी जी जी, पकने का इंतजार है, सब कुछ चढ़ा हुआ है, आंच पे है, चूल्हे पे है कह सकते हैं, और पकने का इंतजार है। लेकिन आप कैसे देखते हैं प्रशांत जी? प्रशांत जी, क्या आप भी देखते हैं कि यहां बहुत कुछ जो है वो अंदर खाने चल रहा है, सही समय का इंतजार है? अनम्यूट कीजिए। डेटा भी बताता है, ठीक, डेटा बताता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं, और अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनको जातिवाद जनगणना, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान, आरक्षण की 50% लिमिट, ये सब चीजों पे जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब उनके पास होगा नहीं। दूसरी बात, अमित शाह अंबेडकर के मामले पर ना इस्तीफा देंगे ना माफी मांगेंगे, ये उनकी वैचारिक मजबूरी है। वो जिस दिन ये काम करेंगे तो जो उनका एक जो कोर ग्रुप है, जो सबसे मजबूत उनका पार्टनर है, हिंदू अपर कास्ट, वो उनसे नाराज रहेगा, और उनकी अपनी भी वैचारिक मजबूरियां हैं, जिस वजह से डॉक्टर अंबेडकर से वो माफी तो नहीं मांगेंगे। ये तो संभव नहीं है, मुझे अभी लगता नहीं कि संभव है। दूसरा, देखिए दिल्ली का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। छोटा सा राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है और इसका जो विमर्श है वो दूर तक जाता है, तो दिल्ली का चुनाव भी बहुत कुछ तय करेगा। इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव को लेकर थोड़ा व्याकुल है, और चुनाव आयोग भी बहुत व्याकुल है। राजीव कुमार भी काम मेहनत कर रहे हैं पूरी। वो आप देखिए कि कल ही एलजी ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करा दिया कि आम आदमी पार्टी डेटा कलेक्शन कर रही है मतदाताओं का, फॉर्म भरवा के। इलेक्शन कमीशन को ये फॉर्म भरवाने वाला काम तब नहीं दिखाई दिया जब यही काम बीजेपी छत्तीसगढ़ में कर रही थी। इलेक्शन कमीशन को ये फॉर्म भरवाने वाला काम तब नहीं दिखाई दिया जब यही काम बीजेपी गोगो दीदी के लिए झारखंड में कर रही थी, फॉर्म भरवा रही थी महिलाओं से जी। और इसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई। तो छत्तीसगढ़ के मामले पे जब कांग्रेस ने कहा तो चुनाव आयोग ने बड़ा एक मजेदार स्पष्टीकरण दिया है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के मामले में कि आप गारंटी और कार्ड, ये दो शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाइए लोकसभा के चुनाव का, हर पेज पे मोदी गारंटी है। तो राजीव कुमार को क्या मतलब उनकी आंखों में कोई दिक्कत आ जाती है बीजेपी का नाम आते ही? यही काम अब दिल्ली में हो रहा है कि अगर मैं उसके समर्थन विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, बात केवल है लेवल प्ले फील्ड की, कि वो काम जो बीजेपी करती छत्तीसगढ़ में, वही काम झारखंड में
बीजेपी करती है, गोगो दीदी के नाम पे फॉर्म भरवाती है। यही काम अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती है या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में करती है तो क्या दिक्कत है? तब उसको क्यों रोका जाता है? अब एलजी ने अगर कंप्लेंट की, दिल्ली पुलिस तो कर लेगी, जैसे राहुल गांधी के मामले में उन्होंने फटाफट एफआईआर कर ली। वो एफआईआर करके काम शुरू कर देंगे इस पे, और चुनाव आयोग जो है वो उस पर अपना काम पे लग जाएगा। एक और जो परिपाटी, जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल की बातों से लग रहा है कि एक पूरा सिस्टम बन गया है कि कुछ लोग, कोई 150 लोग ही हैं, ये मास लेवल पे कंप्लेंट करते हैं वोटर डिलीशन की, और फिर चुनाव आयोग उनकी शिकायत पर वोटर को डिलीट करता है। ये वो वोटर डिलीट किए जाते हैं जो बीजेपी को वोट न देने वाले लोग होते हैं। ये एक नेक्सस है, और इस नेक्सस को इलेक्शन कमीशन चलने देता है। यही नेक्सस चला लोकसभा के चुनाव में भी, यही महाराष्ट्र और हरियाणा में चला नेक्सस। ये वोटर डिलीशन का काम अगर इलेक्शन कमीशन इसको, अभी उन्होंने एक सीट पर तो अरविंद केजरीवाल को कह दिया कि अब नहीं डिलीट होगा, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी से 5000 लोगों के नाम डिलीट करने का बीजेपी ने दे दिया, नाम दे दिए गए। तो ये वोटर डिलीशन का भी एक जो काम है वो भी जो है दिल्ली में काफ़ी इसका शोर रहेगा। और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनका नेटवर्क है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में, तो वो इस लड़ाई को लड़ देंगे। लेकिन जो बात है कि दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये बीजेपी कर रही है, क्यों ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले 2 इलेक्शन में, 3 इलेक्शन हम देख चुके हैं कि मोदी जी के पास, क्योंकि मोदी जी, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी के ही नाम पे सारे चुनाव होते हैं, मोदी जी के पास दिल्ली के लिए कुछ पैकेज है नहीं। जब तक आप दिल्ली को कोई एक बड़ी लकीर अरविंद के लिए आम आदमी पार्टी की नहीं खींचेंगे, तब तक, और पॉलिटिकल उसको जेल में डालने से काम नहीं चलेगा, ईडी लगाने से, सीबीआई लगाने से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल लड़ाई आपको दिल्ली में लड़नी पड़ेगी। वो अभी मोदी जी के पास पिछले 2-3 इलेक्शन में तो सलूशन आया नहीं, पिछले बल्कि 30 साल में आप देखिए, 15 साल तो शीला दीक्षित रही है। तो आखिरी बीजेपी की सरकार 1998 में थी जी। जो युवा लगभग 30 साल का है उसको तो याद भी नहीं होगा कि दिल्ली में कहीं बीजेपी की सरकार भी थी। आखिरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी दिल्ली की। बिल्कुल। तो इसलिए दिल्ली बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिल्ली के चुनाव से काफ़ी जो है वो चीज़ें तय होंगी कि बिहार में क्या होगा, आंध्र प्रदेश में क्या होगा। जी राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि दिल्ली। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जब अमित शाह की बात आती है तो धक्का मुक्की कांड भी, और उसके बाद कुछ लोग उधर आईसीयू में भर्ती थे, 2 लोग आईसीयू में भर्ती थे, वो आजकल कहाँ हैं? कोई अता पता है क्या? सारंगी साहब और राजपूत साहब। प्रशांत जी को शायद पता है। प्रशांत जी की आवाज़ बढ़ाओ। जी प्रशांत। डिस्चार्ज हो गए। अच्छा, वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन मेरा मतलब ये रिकमेंडेशन होगा कि उनके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर संभव हो और उनको भारत में इलाज ना हो तो उनको अमेरिका ले जाए, कहीं और ले जाए, वहाँ पे इलाज करवाए उनका। 1-2 महीना आईसीयू में और रखे, बल्कि घर ही आईसीयू बना दे उनका, क्योंकि चोटें उनको बहुत गंभीर है। क्योंकि लगातार वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिस तरीके से जूते चप्पल पहन के लोग जा रहे थे, तो और प्रधानमंत्री ने खुद उनका फ़ोन करके हालचाल पूछा था, और उनके साथ कोई था जो स्पीकर भी ऑन कर रहा था। तो काफ़ी गंभीर रूप से वो मामला था उनका
जी जी बिल्कुल राहुल लाल जी, लेकिन जरा उन डॉट्स को जरा हम फिर से आते हैं बिहार की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार से देश की सियासत पे बहुत असर पड़ने वाला है, इसलिए भी हम बिहार और नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले साल में और खासकर नीतीश बाबू के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बचा के रखना। यह सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना, काबिज होना नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी, उनकी पार्टी को, वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे में आपको लगता है क्या कि एक यही रास्ता है, यही मात्र रास्ता है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दें, एनडीए का साथ छोड़ दें, तभी वो बच सकते हैं, या कुछ और है? राजीव जी देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो पूरे लक्षण है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने गठबंधन में रहने लायक स्थिति में छोड़ा ही नहीं है कि वो एनडीए अलायंस में बने हुए रहें। ये परिस्थितियां बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से तैयार की गई है। उस स्थिति में वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर वो उस जगह पे आगे बढ़ते हैं तो वो गड्ढा उन्हें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, और वहां पे उनके पास ऐसा नहीं है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति नहीं है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ सुरक्षित जगह उनके लिए मौजूद है राजीव जी। तो वो सिचुएशन में नीतीश कुमार क्यों गलत चयन करेंगे भाई? इसलिए तो मैं कह रहा था कि देखिए, बिहार ही वो पहला जगह था, महाराष्ट्र में तो मोदी जी बाद में आते हैं सहयोगी दल के रूप में। जिस तरह से उस समय उन्होंने अपने तथाकथित हनुमान का प्रयोग किया था चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा चुनाव में, और चिराग पासवान ने कहा था उम्मीदवार खड़े किए थे, केवल और केवल नीतीश कुमार के कैंडिडेट के सामने में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, और उनकी संख्या घटाने की यह कोशिश थी। यानी 2020 में नीतीश कुमार के पर को काटने की पहली कोशिश चिराग पासवान के रूप में की गई, और भारतीय जनता पार्टी को उसमें सफलता मिल गई थी। और यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव में अगर वो मोदी जी के साथ जाते तो उनको सफलता मिलती, और वो सफलता का स्वाद वो ले भी चुके हैं। ऐसे स्थिति में अब उन्हें कोई रिस्क की स्थिति नहीं, कहीं से कोई रिस्क नहीं है। वहां पे वो आराम से जो है कि अब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं इधर से, और महाराष्ट्र का पूरा मॉडल सामने में है। अलग अलग पूरे देश भर की स्थितियों को देखिए कि सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो व्यवहार करती है वो नीतीश जी देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, बिहार में एक अराजकता की स्थिति है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जदयू वहां पे देखिए, ये बात सही है कि वो अपने पार्टी को कैसे बचाएंगे। पिछले बार भी जब वो आरजेडी के शरण में आए थे, इंडिया अलायंस की तरफ आए थे, तब भी उनकी पार्टी टूटने के कगार पे थी, और उसको बचाने के लिए लास्ट टाइम में इधर आ गए। उनको इधर दूसरी खेमे में आने के बाद उनको दोनों तरह के लाभ हो गए थे। तो वो इस सिचुएशन अभी भी बने हुए हैं वहां पे। और राजीव जी एक चीज और कहूंगा कि बिहार में तो परिस्थितियां हैं बनी हुई, और इस बार काफी केंद्र में मजबूत रूप से उनका समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन दूसरे जो अन्य छोटे छोटे घटक दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी एनडीए के छोटे सहयोगी दल है, क्या वो ऑफ द रिकॉर्ड, देखिए ऑन द रिकॉर्ड तो सब लोग कहेंगे मोदी जी, लेकिन हर तरफ एक उबाल की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और उनको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अपने सहयोगियों को असंतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करती है। अब आप सोच के देखिए, दिसंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहा राजीव जी? अब तो दिसंबर का महीना भी खत्म हो रहा है, संसद का सत्र चल रहा था संविधान के मामले के ऊपर। उस जगह पे खुद ही जो है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कह रहा हूं अमित शाह जी ने खुद ही एक मुद्दा उठा दिया, अब अम्बेडकर जी के अपमान का मामला उठा दिया। अभी जो कल जिस तरह से अंत्येष्टि हुई मनमोहन सिंह जी की, और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी कुतर्क दे रही है, देखिए पहले तो आपने अपमान किया, बहुत ही खतरनाक और दुखद किस्म का अपमान किया है इन्होंने मनमोहन सिंह जी का, पूरे देश का, हम लोगों के 2 टर्म रहे हुए प्रधानमंत्री का जो अपमान की स्थिति बनी है, और उसके बचाव में जो कुतर्क दिए जा रहे हैं, उन कुतर्कों से भारतीय जनता पार्टी को और भी नुकसान हो रहा है। तो आप हर मोर्चे पे ये नुकसान किए जा रहे हैं। मोहन भागवत बयान कुछ और देते हैं, वो कहते हैं कि खुदाई अभियान रुकना चाहिए, बंद होनी चाहिए चीजें। ऑर्गेनाइजर कहता है कि नहीं ये गलत बयान है। पता नहीं कहां से तथाकथित राम भद्राचार्य जैसे लोग भी आते हैं, मैं तथाकथित शब्द पहले जोड़ूंगा, मैं उन्हें को आचार्य और गुरु धर्मगुरु नहीं मानता उनको, लेकिन वो भी बयान देते हैं कि हम नहीं मानते हैं, और मोहन भागवत कौन होते हैं हमें कहने वाले। तो एक डिवीजन तो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट तौर पर दिखता है राजीव जी, गुजरात लॉबी बनाम गैर गुजरात लॉबी, ये बीजेपी के भीतर का डिवीजन, और दूसरा डिवीजन जो है वो आरएसएस के भीतर का डिवीजन है। ये तमाम तरह की चीजें दिसंबर महीने में बड़ी क्लियर सामने में आने लगी। इसके बाद आप बताइए कि जनवरी में जो नए साल किस नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के माध्यम में उन्होंने जो तमाम गड़बड़ियां की हैं और उससे जो निगेटिविटी उत्पन्न हुई है वो निगेटिविटी के साथ जा रही है। और एक चीज मैं हमेशा कहता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 4 जून के बाद इंडिया अलायंस नहीं होगा, इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा।
और हम लोगों ने देखा कि 4 जून के बाद हम लोग जब दिसंबर लास्ट में आ चुका है राजीव जी, इंडिया अलायंस तो मजबूत है ही, एक सांसद में वृद्धि नहीं कर पाए एनडीए अलायंस में प्रधानमंत्री जी, कि कोई इतने दिनों में इस खेमे से किसी एक सांसद को भी तोड़ के वो ले गए। तो जो लोगों को अनुमान लग रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करेगी और बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, वो स्थितियां नहीं हो पाई है। इंडिया अलायंस मजबूत है, जबकि एनडीए अलायंस के भीतर जो आपने संकेत दिए, चाहे अजीत पवार की स्थिति हो, एकनाथ शिंदे की स्थिति हो, मैं तो बिहार में चिराग पासवान को भी जोड़ रहा हूं, उनकी स्थिति को भी देखिए। अलग अलग उत्तर प्रदेश में जो उनकी सहयोगी है वो खुद ही जो है कि उनके सरकार के ऊपर हमला करते हुए होते हैं। तो ये बस एक बास्केट है, वो कब फटेगा और कब वो दबाव काफी ज्यादा बनेगा, वो एक परिस्थिति है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन घड़ियों के साथ गुजरते हुए जो है कि निकल रही है, और उसका एक बड़ा खामियाजा उन्हें 2025 में भुगतना पड़ेगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2025 बहुत महत्वपूर्ण, और ऐसे में बिहार से लेकर अगर देखा जाए तो दिल्ली तक क्या कुछ हो सकता है, इसकी हम चर्चा अभी और इसलिए भी कर रहे हैं, अचानक नीतीश बाबू की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अब 2025 में चुनाव में जाना है बिहार को, और इसलिए भी कर रहे हैं। उससे पहले दिल्ली का चुनाव, और जैसा बता रहे थे प्रशांत टंडन जी की दिल्ली का चुनाव जो है काफ़ी इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में। और उनके अलावा इधर जब प्रेम कुमार जी बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात किसान नेता ढल्लेवाल की बात कर रहे थे, और ढल्लेवाल जी जो हैं वो पिछले दिनों लगातार अभी अनशन पे हैं, और इसलिए भी एक मनमोहन सिंह जी, उसके बाद एक दूसरा जो सिख किसान नेता, अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसका कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव पे, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। लेकिन फिर बिहार अगर चलते हैं तो क्या बिहार से कुछ सियासत में बदलाव की यहाँ पर कुछ गुंजाइश नजर आती है? इन सबको जरा समेटने की कोशिश कीजिए जयशंकर जी। राजीव जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के बारे में तो जो प्रेम कुमार जी का प्रेडिक्शन है, मैं उस पर उम्मीद लगाया हुआ हूं कि उनका प्रेडिक्शन सही साबित हो, उनका आकलन सही साबित हो। वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन जो सिचुएशंस बन रही हैं, उन सिचुएशंस में नीतीश कुमार को कुछ तय तो करना पड़ेगा, ये बात तो सही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है कि एक तो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरा ये कि जो संघ का एजेंडा है उसको बिहार में कहीं भी वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। संभल में तो मस्जिद में मूर्ति मिल जा रही है, लेकिन बिहार के किसी मस्जिद में या किसी दरगाह में कहीं शिवलिंग या कोई मूर्ति नहीं नजर आ पा रही है। इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है कि पूरा देश अगर पोलराइज हो रहा है तो बिहार क्यों नहीं पोलराइज हो रहा है। तो एक तो ये भी है, और इन स्थितियों में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बात सही है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो जो सामाजिक समीकरण बिहार के हैं उसके हिसाब से उनके लिए इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें शामिल होना ही मुफीद होता है, और उसी के हिसाब से उनकी ताकत बढ़ती है। लेकिन अगर जब कभी एनडीए में जाते हैं तो जो हैसियत है वो तो दिखाई है कि भाई 44 सीटों पे 40-44 सीटों पे आगे सिमट के रह गए वो, तो उनको कोई ना कोई एक फैसला तो करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि देखिए, नीतीश कुमार तो जो समस्या होगी वो तो उनकी समस्या होगी ही होगी, और मोदी जी और उनके सरकार के लिए होगी। लेकिन अभी जो इशारा कर रहे थे हमारे मित्र, सबसे बड़ी समस्या मोदी सरकार के लिए होगा जो इन्होंने भस्मासुर पाल के रखा हुआ है, वो भस्मासुर अब दूसरे रूप में उभर करके सामने आ रहा है। जैसे रामभद्राचार्य का जो बयान आया, भाई वो तो सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक को उन्होंने चुनौती दी। मैं किसी चैनल पे था, मैंने कहा कि भाई ये पाखंडी है, ढोंगी है, ये कोई संत आचार्य थोड़ा हो सकता है। कोई भी संत कैसे नारा लगा सकता है कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये कैसे बोल सकता है? कोई भी संत हो, साधु हो, महात्मा हो, वो किसी के बारे में इस तरह की बात कैसे बोल सकता है? लेकिन इस आदमी ने बोला था, और वो आदमी अब वो मोहन भागवत को कह रहा कि बुद्धिहीन है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात आपने ध्यान दिया कि नहीं आप लोगों ने, कि अभी विश्व हिंदू परिषद ने एक नया अभियान शुरू किया है कि मंदिरों का स्वामित्व हिंदू संगठनों को सौंप दिया जाए। जिस तरह से मुस्लिम मस्जिदों का ये है सारा, उसको देख रेख करने के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। हालांकि कहीं बात हो रही थी तो हमने कहा कि भाई मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो सरकार ही तय करती है ना, वक्फ बोर्ड में कौन होगा?
और जो मंदिरों की देख रेख भी हो रही है वो ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट भी लगभग सरकार ही तय करती है, तो ट्रस्ट में हिंदू ही तो रहते हैं। लेकिन ये बात आगे चल करके ये लोग करने वाले हैं कि जिस तरह से अयोध्या में ट्रस्ट बनाया और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी के अध्यक्षता में बना, उसमें कोई ओबीसी कोई दलित समाज का उस ढंग से जो उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं मिला। उसी तरह से ये चाहेंगे कि पूरे देश में जितने मंदिर हैं, जितने देवस्थान हैं और जिनकी बड़ी कमाई है, इनकी चिंता देवता से, देवी से, देवालय से नहीं है, इनकी चिंता जो है वहां जमा होने वाली संपत्तियों से है। तो वो संपत्ति कब हमारे हाथ में आएगी, ये इसको लेकर के ये अभियान को तेज करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो मोदी जी या भाई राम रथ यात्रा के सारथी तो मोदी जी ही थे, सोमनाथ से अयोध्या तक जब आडवाणी जी निकले थे तो बढ़ावा तो आप लोगों ने दिया है। अब वो किस रूप में आगे आने वाला है, तो इसको कंट्रोल करने की भी सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं लोगों के सर पे आएगी। और संविधान समीक्षा की बात जैसे मैंने कही है, या जातिवार जनगणना की बात, वो आम आदमी के बीच में दिमाग में घर करते जा रही है। और अगर कांग्रेस ने इस अभियान को आगे बढ़ाया, जोर शोर से बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि काफी एक क्लिक करेगा मामला और सरकार के खिलाफ जाएगा। दूसरी बात यह कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव का मामला है। देखिए, अरविंद केजरीवाल टिट फॉर टैट वाले मूड में हैं और उनके पास चूंकि उनका अपना संगठन है, उस ढंग से उनका काम कार्यशैली है और बीजेपी के नस नस को वो जानते हैं, तो वो उस पर लगे हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस को भी निकल करके आना चाहिए कि जो मतदाता सूचियों में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और जो असली नाम निकाले जा रहे हैं, वो अगर आम आदमी पार्टी का मतदाता वर्ग है तो वही मतदाता वर्ग कांग्रेस का भी लगभग है, तो उसको निकाला जा रहा है। तो इस मामले में तो कम से कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एकजुट होकर के बात करनी चाहिए कि भाई इस तरह की धांधली कैसे कर रहा चुनाव आयोग, क्यों होने दे रहा है। और तीसरा जो आपने कहा था कि जीतन राम मांझी भी नाराज है, और वो मुझे नहीं लगता है जीतन राम मांझी तो यहाँ दिल्ली में इसलिए चुनाव लड़ना चाहते होंगे, बीजेपी ही उनको पैसा दे रही होगी कि साहब आप लड़िएगा तो जो कुछ भी दलित 2-4 हजार 2-400 भी अगर आप ले जाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का ही वोट होगा वो, क्योंकि दलित समाज का वोट तो बीजेपी को देता नहीं है दिल्ली में, वो तो वोट देता है कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को वोट देता है। तो इस तरह की ताल तिकड़म कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं, करने में लगे रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत निर्णायक बात जरूर है कि 98 के बाद अगर दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी है तो उनकी कोशिश तो लगी है, लेकिन उनके साथ मजबूरी यह है कि कोई ऐसा काम उन्होंने दिल्ली के लिए अभी तक किया नहीं है, चाहे गृह मंत्रालय का हो या एलजी के लेवल पर भी हो। अड़ंगे लगाने का जो केजरीवाल की सरकार जब भी कोई काम करती है तो उसमें अड़ंगे लगाने का काम तो बीजेपी के लोगों ने किया है, एलजी और अमित शाह जी के लोगों ने किया है, लेकिन दिल्ली के लोगों को कुछ अच्छा मिल सके इसका ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसको ये बीजेपी दिखा सके कि हाँ साहब देखो अगर हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे, क्योंकि उससे बेहतर काम तो इन्होंने किया ही किया है, बल्कि दो ही लोगों ने किया है, या तो शीला दीक्षित ने किया है या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। और अरविंद केजरीवाल का एक मतदाता वर्ग तो है दिल्ली में, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित समाज के लोग हैं, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हैं। अब उसमें कांग्रेस कितना बंटवारा कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये देखने वाली बात है। या हो सकता है कि चुनाव के समय तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों को कोई सद्बुद्धि आ जाए, किसी लेवल पे कोई अगर संगठन गठबंधन या चुनाव तालमेल हो जाए तो ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है ये कि दिल्ली को जीत ले हम, क्योंकि दिल्ली नहीं जीत पाते हैं, देश जीत करके क्या करेंगे। जहां बैठे हुए हैं वहीं कभी 3 विधायक जिता के लाए, कभी 7 विधायक जिता के लाए, तो वो एक उनकी चिंता का विषय है। लेकिन जो समस्याएं जैसे मैंने गिनाई है राजीव जी, कि एक तो संघ परिवार जो है किस रूप में 2025 को लेकर आएगा, क्योंकि 2025 में उसके 100 साल भी पूरे होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। कोई ना कोई एजेंडे को लेकर के आरएसएस के लोग जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसी छाप छूटे, और उसमें अगर बिहार भी हमारे दामन में आ जाए, हमारे साथ में आ जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए वो कोशिश तो करेंगे। जनता दल यू को तोड़ने की कोशिशें पिछली बार भी की थी, आरसीपी सिंह के साथ की थी, हालांकि आरसीपी सिंह को भी खुडे लाइन लगा दिया। आरसीपी सिंह बेचारे खुद बीजेपी से बाहर होकर के अब घूम रहे हैं, पैदल इधर घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर की उम्मीदें उस पर लगाई थी, वो भी उम्मीदें कोई बहुत सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। हालांकि जब देख रहा था मैं आंदोलन जो छात्र युवाओं का था, उसमें कहीं प्रशांत किशोर भी दिखाई दे रहे थे किसी लेवल पर। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसको मुझे लगता है कुछ न कुछ तो होगा 2025 में, जरूर कुछ न कुछ ऐसा होगा जो मोदी जी को तो परेशानियों में घेरे हुए है। उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात हो रही होगी, आरएसएस भी कह रहा होगा कि भाई हम अपने एजेंडों को, हिंदू राष्ट्र के एजेंडों को लागू कैसे कर पाएंगे। या तो ठीक है, अगर कुछ वैसा होता है तो मध्यावधि चुनाव करके नया जनादेश ले लो,
अच्छा, उसके बाद मोदी जी का भी नेतृत्व कब तक चलेगा? वही 75 साल पूरे होने वाले होंगे 1-2 साल के अंदर में उनके लिए भी। इन सारी बातों को लेकर देखते हुए हमको लगता है कि 2025 जो है कुछ नया गुल खिलाने वाला है भारतीय राजनीति में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरा यह कि मैं बार बार देखिए, मनमोहन सिंह के साथ जो अपमानजनक व्यवहार इनका रहा है, जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय भी रहा है और उसके बाद इनकी सरकार रही है, सदन में प्रधान मनमोहन सिंह जी बैठे रहते थे और प्रधानमंत्री कहते थे रेन कोट पहन करके नहाने वाले डॉक्टर साहब, और राजनाथ सिंह ने तो उनको शिखंडी तक कह दिया था। मतलब ये हमारी भारतीय राजनीति का स्तर आ गया है, जिस ढंग से बातें ये लोग करते थे। और जो अंत्येष्टि के समय किया गया, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की भी अंत्येष्टि हुई थी क्या? निगम बोध घाट पे हुई थी क्या? जब प्रधानमंत्री हैं और देश में पहला प्रधानमंत्री है जो अल्पसंख्यक समाज से है, सिख समाज से है, पहला प्रधानमंत्री है, उसके साथ आपने इतनी घिनौनी हरकत की है। और दूसरी बात ये, जैसे डल्लेवाल साहब हैं, किसान नेता जो हैं, वो भी सिख नेता है लेकिन किसान नेता के रूप में है, उनसे बात करने का इस सरकार के किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है। लेकिन सारंगी और राजपूत से बात करने के लिए, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए जैसे लग रहा है कि एकदम बहुत गंभीर हालत हो गई हो। और सबसे बड़ी बात है कि उनको वहां से हटा करके, आईसीयू से हटा करके कैलाश हॉस्पिटल ले जा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश शर्मा जी का हॉस्पिटल है। अब वहां उनकी किस ढंग की देख रेख हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात हो सकती है। भाई वो तो अपने घर में ही एक तरह से गए हैं, लेकिन जिस ढंग से तूल देने की कोशिश की गई है राजीव जी, भाई संसद के हर मोमेंट का सीसीटीवी फुटेज होता है जी। राहुल गांधी के खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज दिखा दे रहे हैं कि हाँ जी राहुल गांधी ने कैसे धक्का दे दिया, कैसे गिरा दिया, कैसे उन्होंने जूडो कराटे करके मार दिया, ऐसा मार दिया कि उनको बाहर कहीं चोट नहीं दिखती है लेकिन अंदरूनी इतनी चोट पहुंच गई है कि वो जूता चप्पल पहन करके वहां जा रहे हैं लोग और आईसीयू में भर्ती हो जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहा कि नहीं कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें 2025 में इनके लिए हांट करेंगी, कहीं ना कहीं इनके ऊपर सिर पर बैठ के मंडराएंगी और उसका जवाब इनको देते हुए नहीं बनेगा। और जो हमारे मित्रों ने कहा बिहार का चुनाव जब भी होगा ना, तो बात सही है, अम्बेडकर का अपमान का मामला भी आएगा, जातिवार जनगणना के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, लोग पूछेंगे कि हाँ साहब आपने तो यहाँ पे आंकड़े जुटा लिए, लेकिन आपके नेतृत्व वाली जो आपके समर्थन से चलने वाली बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार है, उसके प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं जातिवार जनगणना के बारे में? तो ये सारे सवाल रहेंगे, मचते रहेंगे और 2025 कुछ ना कुछ तो नया खिलाने वाला है। जी राजीव जी। जी 2025 कुछ ना कुछ नया गुल खिलाने वाला है, ये साफ दिखाई देता है। हमारे तमाम साथी यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे और हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि 2025 में जब जो कि 2 दिन बाद अब आने वाला है और उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो यानी कि यहाँ सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं और उसमें नीतीश बाबू का क्या रोल होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में चुनाव और दूसरी तरफ उसके बाद जो साल जाते जाते चुनाव होना है वो बिहार में होना है। लेकिन बिहार के चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार के सामने कई सारी मजबूरियां नहीं हैं? उनको अपनी पार्टी बचाने की चिंता क्या नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता नीतीश बाबू के पास पार्टी बचाने की ही है। 2025 बहुत महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी के लिहाज से भी कि वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे क्या, और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का बदला कैसे कांग्रेस लेगी ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ है और उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।